वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो वन लाइनर करंट अफेयर्स था उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करें, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स चल रहा है और साथ ही साथ वन लाइनर करंट अफेयर्स भी चल रहा है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट थे वो ख़त्म हो चुका था, और भी सारे करंट अफेयर्स हैं, तो एक एक चीज़ हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय गणित दिवस मना 2021 में। राष्ट्रीय गणित दिवस मना कब मना? 22 दिसंबर 2021 को। तो 22 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। क्यों मनाया जाता है? कि 24 दिसंबर को ही जन्म हुआ था महान गणितज्ञ रामानुजम की। तो उन्हीं के द्वारा गणित के क्षेत्र में कई सारी उपलब्धियों के कारण यह दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 2021 को रामानुजम का उस दिन जन्म हुआ था और उनका गणित के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नासा ने रचा इतिहास, लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। तो नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। याद रखेंगे कब लॉन्च किया? तो 25 दिसंबर 2021 को। तो नासा ने 25 दिसंबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो जेम्स वेब। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब। यह किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से। तो यह जो टेलीस्कोप है, यह नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया और यह हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। तो सब इससे पहले हबल टेलीस्कोप से जो था वह सबसे बड़ा क्या था? तो टेलीस्कोप था, जिससे काफ़ी अंतरिक्ष के चीज़ों को देखा जाता था, लेकिन अब इसका स्थान कौन लेगा? जेम्स वेब। अगला मनाया गया राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया वर्ष 2021 में। कब मनाया गया? तो 25 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर 2021 को नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। यह दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर 2021 को। इसको मनाने का कारण क्या है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह जन्म दिवस है, अर्थात 25 दिसंबर को ही उनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, इसी कारण यह जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह जन्म दिवस है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो पहली बार 2014 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1996 में, उसके बाद 1998-99 में, और उसके बाद 13 अक्टूबर 1999 को। तो 1996, 1998-99 और 13 अक्टूबर 99 को ये प्रधानमंत्री बने थे 3 बार। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पहले व्यक्ति थे। 27 मार्च 2015 को इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो 27 मार्च 2015 को इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। अगला इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चंद्र प्रकाश गोयल को। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया। ये चंद्र प्रकाश गोयल 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये पहले वन विभाग के तहत
प्रधान मुख्य संरक्षक थे। तो ये 1986 बैच के IAS अधिकारी पहले वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। अगला है विश्व भर में 27 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस मनाने का आयोजन किया गया। तो विश्व भर में 27 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस मनाने का आयोजन किया गया। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 2020 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न महामारियों के विरुद्ध तैयारी करना और इसकी रोकथाम करना। तो विभिन्न महामारियों के विरुद्ध तैयारी करना और इसकी रोकथाम करना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और इसमें उपविजेता कौन रहे? तो किन्हें हराकर यह खिताब जीता कार्लसन ने? तो रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर यह खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन का यह 5वां खिताब था। तो मैग्नस कार्लसन का यह 5वां खिताब था, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। तो हाल ही में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने कितने गेंद में यह रिकॉर्ड बनाया? तो 9,896 गेंदों में। तो इन्होंने 9,896 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो 10,248 गेंदों में रविचंद्रन अश्विन के नाम था। तो इसके पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 10,248 गेंदों में 200 विकेट लिया था। यह रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने किसके खिलाफ बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में। तो यह रिकॉर्ड मोहम्मद शमी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में बनाया। अगला है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कि हाल ही में श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी। तो हाल ही में श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी। यह कानून कब से प्रभावी किया गया? तो 1 जनवरी 2022 से। तो यह कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। यह जो फैसला किया गया, क्यों किया गया? तो सुरक्षा कारणों से। यह फैसला सुरक्षा कारणों से किया गया। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस डेयरी संकुल का किया शिलान्यास। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस डेयरी संकुल का किया शिलान्यास। कब शिलान्यास किया? तो 23 दिसंबर 2021 को, याद रखेंगे 23 दिसंबर 2021 को। 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का भी इन्होंने शिलान्यास किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2100 करोड़ रुपए की लागत की 27 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। यह शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क करखियां वाराणसी में। तो यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क करखियां वाराणसी में किया गया। कितने क्षेत्रफल पर यह जो है बनाया जा रहा है डेयरी संकुल? तो 30 एकड़ में। इस डेयरी संकुल को 30 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। और इस पर कितना लागत रखा गया है? तो 475 करोड़ रुपए। तो इसमें कितना लागत आएगा? तो 475 करोड़ रुपए। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार दिवस।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस 2021 मनाया गया। तो भारतीय ग्राहक दिवस 2021 या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया गया। कब? 24 दिसंबर 2021 को। 24 दिसंबर 2021 को मनाया गया। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना। तो उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया गया। 2021 का थीम क्या था, विषय क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो 2021 का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया उसका मुख्य विषय या थीम था भारतीय प्रदूषण से निपटना। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2000 से। यह दिवस वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाए जाने का कारण क्या है? तो इस दिवस को मनाए जाने का कारण है कि 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था और इसे 1991 और 1993 में 2 बार संशोधन भी किया गया। इसे 1991 और 1993 में 2 बार संशोधन भी किया गया। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाल ही में नागालैंड में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। तो हाल ही में नागालैंड में 3 नए जिले को बनाने की घोषणा हुई। याद रखेंगे कौन कौन से जिले को बनाने की घोषणा हुई? तो एक का नाम है स्नेमिन्यू, तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। तो 3 जिले हैं तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। इस तीनों जिलों के बाद नागालैंड में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15। कुल जिलों की संख्या 15 हो जाएगी। कोहिमा जिले में तसेमिन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है तथा न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया है। तो यह कोहिमा जिले में तसेमिन्यू उपमंडल को एक जिले में अपग्रेड कर दिया गया है तथा न्यूलैंड और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से बाहर कर दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यह जो राज्य है यह राज्य के 1 साल से भी कम समय बाद आया। तो 1 साल से के कम समय पहले ही एक 12वें राज्य का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? नागालैंड में। तो उस 1 साल से भी कम समय में यह 15वां राज्य बन गया, 15वां राज्य। देश के शीर्ष खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब 11वीं बार जीत लिया। तो याद रखेंगे कि देश के शीर्ष खिलाड़ी जिनका नाम है पंकज आडवाणी, तो उन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब लगातार 11वीं बार जीता। किसे हराया? तो ध्रुव सितवाला को। किसे पराजित किया? तो ध्रुव सितवाला को 5-2 से पराजित किया। याद रखेंगे 5-2 से। 2006 के एशियाई खेलों में इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। तो 2006 के एशियाई खेलों में इन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। याद रखेंगे। स्नूकर्स और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। तो स्नूकर्स और बिलियर्ड्स दोनों वर्गों में ये खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, AFSPA कानून। याद रखेंगे कि नागालैंड में 6 महीने के लिए अफस्पा कानून को बढ़ा दिया गया। कब से कब तक बढ़ाया गया? तो 30 दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 तक। 30 दिसंबर 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया। AFSPA का मतलब होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। याद रखेंगे। तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्टिव एक्ट। तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा का मतलब होता है।
एक VVI है जहां से प्रश्न आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसके लिए अधिसूचना कब से जारी हुई? तो 29 दिसंबर 2021 को। इसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। कितने भाषाओं में? तो 20 भाषाओं में दिया गया। याद रखेंगे कि 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, जिसमें 2 नाटक था, एक जीवनी था, जिसमें 2 नाटक, एक जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और काव्य था, जबकि 7 कविता था, 2 उपन्यास था और 5 लघु कथा को दिया गया। तो 20 भाषाओं में से 2 नाटक को, एक जीवनी, आत्मकथा, आलोचना और काव्य को यह पुरस्कार मिला, जबकि 7 कविता को यह पुरस्कार दिया गया, 2 उपन्यास को यह पुरस्कार मिला और 5 लघु कथा को। कुल मिलाकर 20 पुरस्कार दिया गया 20 भाषाओं में। हिंदी साहित्य में किसे पुरस्कार मिला? तो वरिष्ठ लेखक दया प्रकाश सिन्हा को, इनके नाटक अशोक सम्राट के लिए। तो हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वरिष्ठ लेखक दया प्रकाश सिन्हा को इनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। अंग्रेजी में किसे मिला? तो नमिता गोखले को, इनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो अंग्रेजी में नमिता गोखले को इनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया। असमिया भाषा में अनुराधा शर्मा को इनके उपन्यास यत एखन आरण्य के लिए दिया गया। तो असमिया भाषा के लिए अनुराधा शर्मा को इनके उपन्यास यत एखन आरण्य के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया गया है। तो यह पुरस्कार 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया गया है, याद रखेंगे। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 से हुई। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, अर्थात प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसमें 50,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक ताम्र फलक दिया जाता है और एक शॉल उपाधि दिया जाता है। तो 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का नगद दिया जाता है, एक ताम्र फलक और एक शॉल दिया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, सावित्री बाई फुले जयंती 3 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो सावित्री बाई फुले जयंती 3 जनवरी 2022 को मनाया गया। यह इनकी 191वीं जयंती थी। तो 191वीं जयंती थी इनका 191, याद रखेंगे। ये किसकी पत्नी थी? तो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, जो समाज सुधारक थे महाराष्ट्र में, जो थियोफिकल सोसाइटी के क्या थे? तो संस्थापक थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था सावित्रीबाई फुले का? तो 3 जनवरी 1831 को। 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। तो सावित्रीबाई फुले ने 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना की, याद रखेंगे। अगला है पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को।
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को। पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो मवेशियों के सेवा के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला। किसे? बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट ने हाल ही में फ्लेदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती है। तो आलिया भट्ट ने फ्लेदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती हैं। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? नरेंद्र मोदी को। और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए? तो 70। तो केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी को। और इसमें कुल 70 सदस्यों को शामिल किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक नई कार शामिल हो गई। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक नई कार को शामिल किया गया। इस कार का क्या नाम है? तो मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड। मर्सिडीज मैबैक S650 गार्ड। यह गोली लगने और बम का धमाका से भी यह क्या असर इस पे नहीं होगा। तो गोली और बम के धमाका से यह रहित है, अर्थात AK-47 राइफल्स का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। याद रखेंगे, AK-47 राइफल्स का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि निश्चित तौर पे पूछने की उम्मीद इसकी ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया। कब उद्घाटन किया? तो 28 दिसंबर 2021 को। तो उद्घाटन कब किया? 28 दिसंबर 2021 को। याद रखेंगे, उद्घाटन 28 दिसंबर 2021 को किया। IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में वे गए हुए थे, तभी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में ये गए हुए थे मोदी जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यह मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो पहले चरण में यह IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच जाएगी। तो पहले चरण में यह IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच जाएगी। इसके लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की गई? तो 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई। 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन अर्थात कुल 12 ट्रेन की शुरुआत की गई। कब से यह शुरू किया गया? तो 29 दिसंबर 2021 से। तो इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2021 से किया गया। इस मेट्रो परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 32 किलोमीटर। इस मेट्रो परियोजना की लंबाई 32 किलोमीटर है और 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसमें कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए आएगी। तो इसके लिए लागत कितना रखा गया? 11,000 करोड़ रुपए। 1500 करोड़ रुपए की लागत से 356 किलोमीटर लंबी, जिसकी क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, वह मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर की पनकी तक एक पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की बीमा रिफाइनरी से लेकर कानपुर की पनकी तक एक पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया, जिसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर है और इसमें 1500 करोड़ रुपए की लागत आई और इसकी जो क्षमता है 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विक्रम मिश्री NSA के नए डिप्टी NSA बने हैं। याद रखेंगे, विक्रम मिश्री बने
नए डिप्टी NSA अर्थात उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, याद रखेंगे, तो भारत के विक्रम मिश्री उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात डिप्टी NSA बने। किसकी जगह? तो पंकज शरण की यह जगह लेंगे। तो पंकज शरण की यह जगह लेंगे। ये पहले क्या थे? तो चीन में भारत के राजदूत थे। ये पहले चीन में भारत के राजदूत थे। अब चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार बने हैं। तो अब इनके स्थान पर चीन में भारत का राजदूत कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार। ये जो विक्रम मिश्री हैं 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अर्थात IFS के अधिकारी हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस अर्थात 1989 बैच के ये IFS ऑफिसर हैं। 24 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो अभी हमने देखा इसका थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। इस दिवस की शुरुआत 2000 से हुई थी, यह रिपीट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो अभ्यास है। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तो DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम अभ्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास। इसका परीक्षण 23 दिसंबर 2021 को किया गया। तो इसका परीक्षण कब किया गया? 23 दिसंबर 2021 को। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत 4.75 लाख डॉलर रुपए का अनुदान मिला है, अर्थात 3.57 करोड़ रुपए का। तो अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत 4.75 लाख अर्थात 3.57 करोड़ रुपए का अनुदान मिला। इस संग्रहालय का शिलान्यास कब किया गया? तो 3 जुलाई 2021 को। तो इस संग्रहालय का शिलान्यास 3 जुलाई 2021 को ही कर दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने Z+ कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल किया। तो केंद्र सरकार ने Z+ कैटेगरी में महिला कमांडो को भी शामिल करने की घोषणा की। इसके लिए कितनी महिला कमांडो की टुकड़ी को तैयार किया गया है? तो 32। तो इसके लिए 32 महिला कमांडो की एक टुकड़ी को तैयार किया गया, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस अभियान के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ब्रायन लारा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। तो IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ब्रायन लारा को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। ब्रायन लारा के बारे में देखें तो इन्होंने 131 टेस्ट मैच में 11,953 रन बनाए थे। तो काफ़ी महान बल्लेबाज थे। तो तेंदुलकर और लारा की तुलना एक से की जाती थी। तो एक तरफ वेस्टइंडीज का ब्रायन लारा तो दूसरी तरफ भारत के तेंदुलकर थे एक जमाने में। तो इन्होंने 131 टेस्ट मैच में
11,953 रन बनाए, जिसमें इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 400 का था। इनमें इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर कितना था? तो 400। इन्हें अतिरिक्त जिम्मेवारी भी मिली है। कौन सा? स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की। तो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की भी इन्हें जिम्मेवारी मिली है। तो कुल रन इनका 23,000 के करीब था, 22,000 से कुछ ज़्यादा था। तो कुल रन इन्होंने 23,000 के करीब बनाए थे। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो इसके पहले चरण में किन जिलों में यह शुरुआत किया गया? तो मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा में। तो पहले चरण में यह 4 जिलों में शुरू किया गया। कौन कौन? मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा में। इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पताल से रोगियों तक पहुंचेंगे और कई राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा करेंगे। तो याद रखेंगे, इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पताल में रोगियों तक पहुंचेंगे और राज्य के आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन लोगों की ट्रीटमेंट करेंगे, सेवा करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैज्ञानिकों ने जबड़े की मांसपेशी की एक नई परत की खोज की। तो वैज्ञानिकों ने जबड़े की मांसपेशी की एक नई परत की खोज की, याद रखेंगे। तो कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई? तो कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई? तो इसकी खोज स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा हुई। तो इसकी खोज स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा हुई। इस मांसपेशी का क्या नाम है? तो इस मांसपेशी का नाम है मस्कुलस मासेटर्स पार्स कोरोनिडिया। इस मांसपेशी का नाम है मस्कुलस मासेटर पार्स कोरोनिडिया। यह मांसपेशी जबड़े की मासेटर मांसपेशियों की एक गहरी परत के अंदर कान के नीचे प्राप्त हुआ। तो यह मांसपेशी जबड़े की मासेटर मांसपेशियों की एक गहरी परत के अंदर कान के नीचे प्राप्त हुआ। इस खोज का प्रकाशन किसमें किए बताया गया? तो साइंस जर्नल एनल्स ऑफ एनाटॉमी में। तो इस खोज का प्रकाशन किसने किया? तो साइंस जर्नल एनल्स ऑफ एनाटॉमी में प्रकाशित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नस्ल भेद के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहे डेसमंड टूटू का निधन हो गया। तो नस्ल भेद के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे डेसमंड टूटू, तो उनका निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 26 दिसंबर 2021 को। तो डेसमंड टूटू का निधन 26 दिसंबर 2021 को हुआ। ये कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कितने उम्र में इनका निधन हुआ? तो 90 साल की उम्र में। तो 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 1984 ईस्वी में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो डेसमंड टूटू को 1984 ईस्वी में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 1931 में जोहानसबर्ग में हुआ था। तो डेसमंड टूटू का जन्म 1931 ईस्वी में जोहानसबर्ग में हुआ था। 1986 ईस्वी में ये केप टाउन के आर्च बिशप बने थे। बिशप अर्थात जो ईसाई मिशनरियों का जो मेन पंडित होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं। तो 1986 ईस्वी में केप टाउन के ये आर्च बिशप बने थे। 2007 में भारत के द्वारा इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया।
तो भारत सरकार के द्वारा 2007 में इन्हें डेसमंड टुटू को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिहार के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू के महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। तो याद रखेंगे, चूंकि यह बिहार में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी, तो उसके लिए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी कौन है? जनता दल यूनाइटेड अर्थात जेडीयू। तो इस जेडीयू के एक नेता महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1940 ईस्वी में जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में। तो महेंद्र प्रसाद का जन्म 1940 ईस्वी में जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये कौन सी जाति से संबंधित थे? तो भूमिहार जाति थे। ये भूमिहार जाति के व्यक्ति थे। राज्यसभा के ये सदस्य कब से? तो 1985 ईस्वी से पहले ये राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो 1985 के पहले ये राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। सबसे पहले महेंद्र प्रसाद कांग्रेस की तरफ से संसद पहुंचे थे। इसके बाद वे जनता दल से जुड़ गए थे। तो कांग्रेस की तरफ से संसद में जुड़ने वाले ये सबसे पहले क्या थे? तो भारतीय थे, और इसके बाद वे जनता दल से जाकर जुड़ गए। अगला है करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को पराजित करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस क्षेत्र में खेल होता है? क्रिकेट। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को पराजित करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीत लिया। यह खिताब कब जीता? तो 26 दिसंबर 2021 को। यह जो खिताब जीता हिमाचल प्रदेश ने, वह 26 दिसंबर 2021 को। वीजेडी प्रणाली से इसे 11 रनों से पराजय मिली। तो एक इम्पॉर्टेंट है, जब कोई समस्या आता है तो वीजेडी का सिस्टम अपनाया जाता है। तो इस प्रणाली के तहत 11 रन से हिमाचल प्रदेश विजय प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार 16 रन से हराकर जीता था, याद रखेंगे। तो यह पहली बार ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार 16 रन से पराजित करके जीता था। हिमाचल प्रदेश ने यह खिताब पहली बार जीता। कितने रन से हराकर? तो 16 रन से। तो हिमाचल प्रदेश ने यह खिताब पहली बार जीता, और कितने रन से हराकर? तो 16 रन से। तमिलनाडु ने कुल 316 रन बनाए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने मात्र 47.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 399 रन बना लिए। तो तमिलनाडु ने 316 रन बनाए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवर में ही 4 विकेट पर 399 रन बनाया, याद रखेंगे, और 16 रन से मैच जीत लिया। अगला करंट अफेयर्स है आरबीएल बैंक के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम आहूजा को नियुक्त किया गया है। तो आरबीएल बैंक के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम आहूजा को नियुक्त किया गया। किसके जगह पर इनकी नियुक्ति हुई? तो विश्ववीर आहूजा की जगह। इनकी नियुक्ति विश्ववीर आहूजा की जगह हुई। अतिरिक्त निदेशक की भी नियुक्ति हुई योगेश दयाल। तो इस आरबीएल बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने? तो योगेश दयाल। ये भारतीय रिजर्व बैंक के क्या थे? तो डायरेक्टर थे, याद रखेंगे। तो जो ये क्या बोलते हैं, योगेश दयाल हैं, वे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त निदेशक थे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बूस्टर डोज के तौर पर बायोलॉजिकल ई की कोरवैक्स को तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिली। तो बूस्टर डोज के तौर पर जो तीसरा डोज दिया जाएगा उसे बूस्टर डोज नाम दिया गया। तो बूस्टर डोज के तौर पर बायोलॉजिकल ई की कोरवैक्स को तीसरे चरण के ट्रायल के लिए हरी झंडी मिली। इसके लिए मंजूरी किसने दिया? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी मंजूरी किसने दी? तो ड्रग कंट्रोलर
जनरल ऑफ इंडिया ने बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दूसरी कंपनी बनी जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी प्राप्त हुई। तो बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ये दूसरी कंपनी बनी जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली। बूस्टर डोज की शुरुआत कब से होगी? तो 10 जनवरी 2022 से। तो बूस्टर डोज की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से शुरू हुई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 मनाया गया। कब मना? तो 23 दिसंबर 2021 को। तो 23 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर डे मनाया गया। नेशनल फार्मर डे मनाया गया, याद रखेंगे 2021। इसको मनाने का कारण क्या है? तो किसान नेता एवं देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का यह जन्म दिवस है। तो 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। क्यों? और ये कौन थे? तो ये किसान नेता थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो इसी कारण इनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो किसान दिवस। कब जन्म हुआ? तो 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। ये किसकी जगह पर इन्हें रखा जाएगा? तो राघवेंद्र सिंह चौहान के स्थान पर। तो ये राघवेंद्र सिंह चौहान का स्थान लेंगे। इनकी नियुक्ति कब से हुई? तो 24 दिसंबर 2021 से। तो इनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2021 से हुई। अगला करंट अफेयर्स है, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए अनसु किम को भारत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए अंशु किम को किसका प्रबंध निदेशक बनाया है? तो ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति कब से हुई? तो 1 जनवरी 2012 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के लिए। तो इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से हुई और ये 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के लिए इनकी क्या हुई? तो नियुक्ति हुई। यह किसके जगह पर नियुक्त होंगे? तो शिन सेयोब किम। तो यह शिन सेयोब किम की जगह लेंगे, याद रखेंगे, शिन सेयोब किम की जगह, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का ये नेतृत्व भी करेंगे। तो याद रखेंगे शिन सेओब किम के बारे में कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस डिवीजन का ये नेतृत्व करेंगे। HMIL अर्थात हिंदुस्तान मोटर इंडिया लिमिटेड और HMC हिंदुस्तान मोटर कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो HMIL HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो भारत की पहली स्टार्ट मोबिलिटी सहायक कंपनी है। साथ ही साथ यह भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सहायक कंपनी है। कौन? HMIL हिंदुस्तान मोटर इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे। उसके बाद ये भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सहायक कंपनी है जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्माता भी है। तो यह भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता है और भारत में नंबर 1 कार की निर्माता भी है। तो भारत में नंबर 1 कार कौन सी कंपनी का है? तो हुंडई कंपनी का, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया। टी सेतु अर्थात इसका आकार ऐसा है, टी की तरह। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी नदी पर टी के आकार का एक टी सेतु का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? तो 20 दिसंबर 2021 को। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया। इसकी खासियत क्या है? तो यह ओडिशा का सबसे लंबा पुल है। तो यह जो महानदी नदी पर टी सेतु बनाया जा रहा है, तो वह ओडिशा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया। तो यह जो टी पुल है उसे कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 3.4 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है और चौड़ाई 7.5 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो 7.5 मीटर। बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांका में बंदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से यह जोड़ता है। और इसका आकार कैसा है? तो टी के आकार को। तो यह जो ओडिशा का सबसे लंबा पुल है, तो यह बडम्बा में गोपीनाथपुर और बांकी में बैदेश्वर को सिंघानाथ पीठ से जोड़ता है। और इसका आकार कैसा है? तो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान। तो ये तो था हमारा नवंबर दिसंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे हम लोग और देखेंगे इस नवंबर दिसंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद फिर वन लाइनर शुरू होगा, तो स्क्रीनशॉट लें। तो बार बार इसको रिपीट करके देखते रहें और सुनते रहें, और क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रश्न तो आएंगे नहीं। अगर आ गए तो अलग बात है, लेकिन 99% चांस है कि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, पूरा करंट अफेयर्स यहाँ जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे इस करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।